अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आगाज़ करते हैं आज से फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स का। हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो स्लाइड बेस्ड होंगे, यानी कि स्लाइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि सिंध बोर्ड और उसके साथ साथ फेडरल बोर्ड के पॉइंट्स जो हैं उनको भी साथ में ऐड किया जाए। और जहाँ जहाँ पर तस्वीर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर तस्वीर को भी ऐड किया जाएगा ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो सके। तस्वीर और साथ में एनिमेशन का इस्तेमाल भी हम अपनी वीडियोज़ में कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं पहले चैप्टर के पहले लेक्चर के साथ, जो कि हमारे पास मौजूद है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और जो लेक्चर हमारे पास मौजूद है वो बायोमॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंस और बायोमॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनका किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर रोल होता है। बायोमॉलिक्यूल्स लफ्ज़ को सुनकर हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं क्या हैं। हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मुराद होती है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कार्बन कंटेनिंग हो, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में एक तो कार्बन होगा और दूसरी बात कि ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। ये कार्बन कंटेनिंग हमारी बॉडी में मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरा हम कहें कि ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, जो जानदारों को बनाते हैं। तो या तो वो हमारे अंदर मौजूद होंगे या हमें बनाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, वो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से प्रोटीन जो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है वो भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की किस्मों का जिक्र करें तो हमारे पास चार तरह के बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। चार तरह के कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं? प्रोटीन जो सबसे पहले रखा गया है, जिसका रोल हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको शुगर्स कहा जाता है। उसके अलावा लिपिड्स होते हैं और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हैं। कहीं कहीं आपको पांचवी किस्म भी देखने को मिलेगी। ये पांचवी किस्म इस तरह से बनती है कि जब एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हुआ पड़ा होता है। जैसे प्रोटीन है, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। अगर ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये बायोमॉलिक्यूल जो ग्लाइकोप्रोटीन बना है ये दो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो इसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाएगा। कॉन्जुगेटेड का मतलब ही होता है जो ज्वाइंट हुआ पड़ा हो। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ जुड़े हुए तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। तो इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ कर के भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं जिसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो हमारे पास बेसिकली ये चार ही किस्में होती हैं बायोमॉलिक्यूल्स की: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। और इनके मिलने से एक मॉलिक्यूल की किस्म बन सकती है जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलवाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर उसमें भी यही चार मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन बायोमॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले जिस बायोमॉलिक्यूल का जिक्र किया जा रहा है वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं और खुसूसन हम जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसका काम हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है। हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज दाखिल होता है ये ग्लूकोज फिर ब्रेक डाउन हो जाता है एक प्रोसेस में जिसका नाम होता है रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन के नतीजे में जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में भी ये ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स में से जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लूकोज होगा। फिर बाद में वो ग्लूकोज जो है बाकी के मॉलिक्यूल्स में, यानी कि प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जानदारों के अंदर ये स्ट्रक्चर भी बनाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मुख्तलिफ इकसाम जानदारों में स्ट्रक्चर का काम कर रही होती है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, जो इन्हें सपोर्ट करने का काम करता है। प्लांट की सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो बायोमॉलिक्यूल मौजूद होता है, वो सेल्यूलोज होता है। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे फंजाई कहा जाता है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो बायोमॉलिक्यूल मौजूद है वो कार्बोहाइड्रेट की किस्म काइटिन मौजूद होती है। यही काइटिन इंसेक्ट के एक बाहरी कवर यानी एक्सोस्केलेटन में भी मौजूद होता है। तो इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल जो है मुख्तलिफ जगह पर मौजूद है और स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं और उसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। और पहले बन रहे हैं, उसके बाद ये बाकी बायोमॉलिक्यूल्स को भी बनाने का काम कर रहे हैं। फिर हम जिक्र करते हैं सबसे अहम बायोमॉलिक्यूल के बारे में, जो कि है प्रोटीन। अब प्रोटीन को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल मौजूद है जो बहुत काम कर रहा है वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। किस तरह से ये काम कर रहे हैं? मिसाल, ये एंजाइम्स के तौर पर काम कर रहे हैं। और एंजाइम वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हमारे एंजाइम से हमारे रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। उसके अलावा इनका एक रोल इम्यूनिटी के अंदर भी होता है, हमारी बॉडी की हिफाजत के अंदर भी। ये एंटीबॉडीज़ के तौर पर काम करते हैं। एंटीबॉडीज़ वो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के जिनका काम फॉरेन पार्टिकल से लड़ना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स को भी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे हेयर हो गए, नेल्स हो गए, स्किन हो गए, वहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसे केराटिन कहा जाता है।
तो केराटिन प्रोटीन वहाँ मौजूद हो गया। उसके अलावा हमारे बोन्स में भी प्रोटीन मौजूद होता है, उसका नाम कोलेजन होता है। मसल्स में भी एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन हमारे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में मौजूद है। ये फिलहाल हम हमारी बात करें, उसके अलावा बाकी एनिमल्स के अंदर भी ये प्रोटीन की मुख्तलिफ इकसाम मौजूद होती है। फिर हम अगर हमारी बात करें, हमारे अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये प्रोटीन कर रहा है। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है उसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। हेमोग्लोबिन ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन की। इसी तरह से एक हमारे मसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। तो इसका काम प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना हो गया, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाना हो गया, इम्यूनिटी में हमारी मदद करना हो गया, और हमारे अंदर इंजाइम्स के तौर पर भी हो गया। ये मुख्तलिफ इनके काम हो गए। आगे हम और देखें तो हार्मोन्स में भी ये हमारे प्रोटीन मौजूद हो सकते हैं। तो इनके मुख्तलिफ काम हैं हमारी बॉडी में। हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल ये प्रोटीन ही होते हैं। फिर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आ जाते हैं जिनको हम लिपिड्स कहते हैं। हमने इससे पहले जिक्र किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि वो एनर्जी देने का काम कर रहे थे, जैसे ग्लूकोज हो गया। लेकिन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट से भी डबल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं लिपिड में, वो है फैट्स एंड ऑयल्स। उसके अलावा एक और किस्म है जिसे फास्फोलिपिड्स कहा जा रहा है। ये लिपिड की एक किस्म आ जाती है। ये हमारे साइटोप्लाज्म को बचाने का काम करता है। हमारे सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उस साइटोप्लाज्म को एक चीज़ बचाती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जब तक मौजूद रहेगी साइटोप्लाज्म बाहर नहीं जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन इस फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा, इस तरह से साइटोप्लाज्म बचा रहेगा। उसके अलावा एक हमारे पास प्लांट्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। ये लीव्स के ऊपर मौजूद होती है। ये क्यूटिकल की लेयर जो है उनका काम होता है वाटर लॉस को रोकना। तो प्लांट्स के अंदर ये वाटर लॉस को बचाएगी, और ये वाटर लॉस को जो बचाने का काम करे क्यूटिकल, ये वैक्स की बनी लेयर होती है। दरअसल लिपिड की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसे फैट्स एंड ऑयल्स ये अलग किस्म है जिसका काम एनर्जी देना है। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करे। वैक्सेस जो हैं ये क्यूटिकल वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। और कुछ इसमें हैं जो हार्मोन्स में आ जाते हैं, वो होते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड मेल और फीमेल के हार्मोन्स बनाते हैं। तो स्टीरॉइड जैसे हमारे मौजूद होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स जो हैं कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं प्लांट को। एक तो क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर देता है। उसके अलावा येलो, ऑरेंज, रेड कलर जो प्लांट को हासिल होता है वो इन कैरोटिनॉइड्स की वजह से होता है। ये कैरोटिनॉइड्स भी इसी लिपिड्स की किस्म में आ जाते हैं। अगर हम बात करें फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में, एक चौथी किस्म के बारे में, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर डीएनए की एग्जांपल ली जाए तो ये एक हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को, हमारे पेरेंट्स से हासिल होने वाली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अगर आरएनए की बात की जाए तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाने का काम आरएनए का होता है। आरएनए डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेता है और इस तरह से प्रोटीन को बनाया जाता है। उसके अलावा एटीपी का जिक्र किया जाए, ये करेंसी ऑफ एनर्जी कहलवाता है। यानी कि एटीपी के टूटने से फिर एनर्जी हासिल होती है। तो ये एनर्जी को कैरी करने वाला ये मॉलिक्यूल होता है। अब हमारे पास एक और टर्म आ जाती है जो बायोकेमिस्ट्री कहलवाती है। इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी, यानी प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की जब स्टडी की जाती है, ये बायोकेमिस्ट्री होती है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं या ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर टूट जाते हैं। तो उसके अंदर हम फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स भी देख रहे हैं कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में मौजूद है ये हमारी बॉडी पर कम ज़्यादा होकर के क्या इफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर ये जो लाइन्स ली गई है सिंथ बोर्ड से ही लाइन ली गई। इसके अंदर ये बयान किया जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है उन रिएक्शंस के बारे में जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। कौन से रिएक्शंस के बारे में? जो हमारी बॉडी के कंस्ट्रक्शन वाले हैं, यानी हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसके बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री बताएगी। उसके अलावा जो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन निकल रही है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए निकलता है प्रोटीन की फॉर्मेशन कराने के लिए। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन निकलेगी ताकि एंजाइम या प्रोटीन बन सके। और डीएनए होता है जो तमाम मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बायोकेमिस्ट्री बता रही होती है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि हमें पता चलता है कि कौन से एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हो रहे हैं। जब हम रिएक्शंस को देखेंगे हमारी बॉडी में होने वाले, अगर कहीं पर खराबी हो रही है रिएक्शन के दौरान, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री की मदद से चेक की जा सकती है। वो अगर देखी गई तो उसे ख़त्म भी किया जाएगा, उस एबनॉर्मलिटी को, वरना फिर बीमारी हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा फिर यही बात लिखी हो कि हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन को डेवलप कर दिया ताकि हम उन एबनॉर्मलिटीज़ को रिमूव कर सकें।
मज़ीद लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें कुछ मुश्किल सवालात के जवाब भी मिल सके हैं। वो मुश्किल सवालात के जवाब किस तरह से, जैसे पहला सवाल मौजूद है कि किस तरह से सेल्स एक दूसरे को ढूंढते हैं और एक ऑर्गन बना लेते हैं, किस तरह से सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल होती है, कैंसर के काजेस क्या हैं, या मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी क्या है। तो ये सारे सवालात के जवाब आज हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से मिल चुके हैं। सवालात के जवाब क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले सवाल का जवाब कि किस तरह से सेल्स एक दूसरे को तलाश करते हैं और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते हैं। सेल्स के पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एडिशंस मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ये एडिशंस मॉलिक्यूल्स सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। जब सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इस तरह से वो टिश्यूज़ को बनाते हैं और आगे चल कर के ऑर्गन्स बनाते हैं। दूसरा सवाल कि किस तरह से सेल की ग्रोथ कंट्रोल की जाती है। तो सेल की ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए डीएनए होता है, वो सेल की ग्रोथ कंट्रोल करता है। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और एक पूरा प्रोसेस होता है जो सेल साइकिल का प्रोसेस होता है। तो सेल साइकिल का प्रोसेस भी सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे और वो एबनॉर्मल सेल्स कैंसर का काज भी हो सकते हैं। तो एक तरह से कैंसर का काज एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जिनका डीएनए बदल चुका हो, जिसके डीएनए के अंदर चेंज आ चुका हो। तो डीएनए में जो चेंज आता है जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, ये कैंसर की एक वजह हो सकती है। अब डीएनए में चेंज कैसे आएगा? अगर इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन है, यानी कि रेडिएशंस वगैरह हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा फूड है या हम कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है, तो डीएनए डैमेज होगा, डीएनए में चेंजेस आएंगे, तो इस तरह से कैंसर डेवलप हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी की बात करें तो जब भी कोई हम चीज़ देखते हैं मिसाल के तौर पर, तो हमारी बॉडी में कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं। वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। हमें मालूम है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो ब्रेन में न्यूरॉन मौजूद होंगे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और कुछ कनेक्शंस बना देंगे, और वो कनेक्शंस जो है उस इंफॉर्मेशन को लिए हुए ब्रेन में स्टोर रहेंगे। फिर दोबारा से हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे या दोबारा से वो चीज़ देखेंगे, हमारे वो कनेक्शंस और स्टोर हो जाएंगे। वो कनेक्शंस जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स भी बने थे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास वो दोबारा से चीज़ जो है वो याद आ जाएगी। तो इस तरह से जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को दोहराते हैं वो चीज़ उतनी ज़्यादा हमारे पास याद होती जाती है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी जो है कंट्रोल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।